Hey guys, I am Om Trivedi and you are watching AISSM with Om. फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं बहुत क्विक बात करने वाला हूं कि AISSM की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मई नवंबर 21 के बच्चों के लिए। जब मैं बोल रहा हूं AISSM की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये सीए इंटरमीडिएट के सारे सब्जेक्ट्स पे ये बात लागू होगी। कहीं ना कहीं आप इस पूरे सेशन को सीए इंटरमीडिएट का सेशन मान सकते हैं, जिसके अंदर मैं हर सब्जेक्ट के लिए एक जेनरिक स्ट्रेटजी मई नवंबर 21 के बच्चों के लिए देने वाला हूं। तो एक बार आप ध्यान से सुनेंगे, अगले 4-5 मिनट का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है कि क्या क्या चीजें हमारे को करनी चाहिए, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स इन होल सीए इंटरमीडिएट एजुकेशन, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसको रिवीजन करना है, सारी बातें मैं इस सेशन के अंदर करूंगा। तो जरा कुछ रूल्स बताने वाला हूं, स्पेशली मैं 10 रूल्स डिस्कस करूंगा इस सेशन के अंदर, जिसमें मैं बताऊंगा हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी मई नवंबर 21 के लिए। बिल्कुल मई नवंबर 21, इससे आगे पीछे मैं कोई बात नहीं कर रहा। अगर मैं ठीक ठीक बात करूं बेटा, पहला रूल होगा अपने को ना स्टडी मटेरियल फॉलो करना है। इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 1, फॉलो स्टडी मटेरियल। जैसे मैं EIS की बात करूं, बिकॉज मैं EIS टीच करता हूं, तो मैं भी पता मैं EIS की बात ज्यादा करूंगा। अगर मैं EIS की बात करूं तो अपने पास कुल मिला के 785 पेज का AISSM कंबाइंड टुगेदर मॉड्यूल है। 785, जो कम नहीं होता है। तो अगर थोड़ी बहुत और चीजें मान लें तो 800 का मॉड्यूल है। बिल्कुल 800 पे अपनी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अदर देन स्टडी मटेरियल मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो बुक्स भी मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा बेस्ड ऑन स्टडी मटेरियल, मैं तो खुद ही AISSM के मॉड्यूल पे भी तुम्हारे लिए काम करता हूं बोर्ड ऑफ स्टडीज के लिए, तो ऑफकोर्स मेरे लिए तो वो रिकमेंडेड है। तो ये पहला रूल जो बिल्कुल अपने को कभी नहीं भूलना है, चाहे कोई कितना भी कुछ बोले, अपने को स्टडी मैट को जरूर मैप करना है, उसको जरूर फॉलो करना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। रूल नंबर 1। अगर बात करोगे रूल नंबर 2, तो बेटा ऐसा देखो कि सीए के जो एग्जाम्स होते हैं ना, सीए इंटरमीडिएट के फाइनल के, खासकर फाउंडेशन से सोचना बाहर निकल जाओ, तो आप कभी भी देखोगे ना तो यहां पे इंस्टीट्यूट चैप्टर्स से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को टारगेट करता है। जैसे मान लो एक चैप्टर के अंदर 12 कॉन्सेप्ट है, तो तुम्हारे लिए 12 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर तो अपने आप हो जाएगा, राइट। तो जो पहला रूल है, किसी भी अच्छे टीचर से पूछोगे सीए इंटरमीडिएट के अंदर, वो कहेगा आप अपने सिलेबस को बच्चे ना, इसको ना चैप्टर्स की बजाय कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक करो। मतलब चैप्टर के अंदर भी सब चैप्टर यूनिट्स निकालो। इसी बेसिस पे मैंने तुम लोगों की बुक भी डिजाइन करी है, कैसे अपन, क्योंकि क्या होता है ना कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का अपना एक फ्लो है। उन्होंने 5 चैप्टर अपने को बिठा के दे दिए, अपने को क्या करना होता है, अपने को रिदम में जाना होता है। अच्छा ये पहले समझूंगा तो फिर ये, उसके बाद कुछ चीजों की ना प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन होती है। जैसे अगर मेरे को टेक्नोलॉजी समझ में आएगी, आईटी के तमाम रिसोर्सेज समझ में आएंगे, तो ही मैं क्लाउड कंप्यूटिंग समझ सकता हूं। लेकिन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में अगर मान लो क्लाउड पहले दिया तो अपन क्लाउड पढ़ना शुरू कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं शुरू करेंगे। ऑब्वियसली हर किसी के फंडामेंटल्स होते हैं। अकाउंटिंग खत्म होगी तो ऑडिट चालू होगा, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो उसी हिसाब से अपने को ना चैप्टर्स को ब्रेक करने होते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज पार्ट्स में ब्रेक करने होते हैं, और उसके हिसाब से तैयारी करनी होती है। ये सही स्ट्रेटजी बता रहा हूं, जो एकदम 100% हिट फॉर्मूला है, राइट। कैसे बांटेंगे? जैसे मैं AIS स्टडी मैट की बात करता हूं, मेरे पास 5 चैप्टर हैं चिपक के। क्या है? ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट है, ई कॉमर्स एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज है, एंड कोर बैंकिंग सिस्टम है। ये 5 चैप्टर है। मैंने क्या किया, बड़े स्मार्टली उसको ना 4-5 पार्ट्स में बांटा। जैसे तुम देख सकते हो, पहले पार्ट में मैंने बीपीए लिया, फ्लो चार्ट लिया, उसके साथ हमने DFD वगैरह लिया, तो यहां प्रोसेस का काम अपना खत्म हो जाता है। दूसरे पार्ट में मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, बोले तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, वो सारी चीजें खत्म करी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी का काम खत्म। तीसरे पार्ट में मैंने लिया, अब तुम्हारी अकाउंटिंग कराऊंगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी, फिर हमारा ERM आएगा, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एंड इसका, राइट। तो बिना अपन अकाउंटिंग पढ़े हुए ऑडिट चालू ही नहीं कर सकते, बट मॉड्यूल में ऐसा है, अकाउंटिंग पहले है, ऑडिटिंग उसके कहीं कहीं चीजें पहले आ जाती हैं। चैप्टर 1 में ही ऑडिटिंग का पार्ट आ जाता है, इंटरनल कंट्रोल आ जाता है, फिर वहां मुश्किल आती है। तो अपन ने क्या किया, एक फ्लो बना लिया और इसके हिसाब से अपने मॉड्यूल को सेग्रीगेट कर दिया। और कोर बैंकिंग सिस्टम जो पार्ट नंबर 4 तुम देख पा रहे हो, यहां मैंने लगाया है। इस पार्ट नंबर 4 में सब कुछ है। CPS के अंदर हर चीज है, स्पेशलाइज्ड बिजनेस है, यहाँ इसकी अकाउंटिंग की भी बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे, ऑडिटिंग की भी बात करेंगे, कंट्रोल्स की, रिस्क की, सब बातें करेंगे। तो यहाँ सारी चीजें, सारी गंगा आके यहाँ पे मिक्स हो जाएगी। ऐसे ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी अपना स्ट्रेटजी होगा। अपने पास 8 चैप्टर है, ये टोटल 8 चैप्टर है अपने पास। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको 5-6 पार्ट में बांटा। पहले चैप्टर 1 और 3 कंबाइन टुगेदर करने वाले, फिर चैप्टर 2 को करने वाले, फिर 4, 5, 6, फिर 7 और 8। इस तरह से हमने कॉन्सेप्चुअली कौन सा कॉन्सेप्ट किसके साथ जाएगा, कहां रिदम बनती है अपनी, ठीक है। अपने को क्या करना है, एग्जाम को क्रैक करना है। अगर एग्जाम फोड़ना है तो उसके लिए कोई तरीके तो आपको डिसाइड करने ही पड़ेंगे, जैसे तैसे तो बात बनने वाली नहीं है।
सो दोस्तों ये सब छोटी छोटी स्ट्रेटजीज हैं, आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट, कुछ भी, जैसे मान लो अकाउंटिंग, एफएम, कॉस्ट, टैक्स, कुछ भी पढ़ना शुरू कर दे, ईआईएस, एसएम, उससे पहले ना उसका एग्जाम पैटर्न पकड़ो, उसके क्वेश्चन पैटर्न। रूल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने ना ये क्वेश्चन पैटर्न, एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न को पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि ना अल्टीमेटली तो अपन 3 घंटे जाके उस पेपर को लिखने वाले, राइट, और अपन कम से कम 70, 80, 90 तक जाने वाले। उसके लिए क्या तरीका है, पहले ही ना अपन क्वेश्चन पैटर्न को पकड़े। ज्यादातर क्या होता है, हम पढ़ते फिर सोचते अच्छा क्वेश्चन तो बाद में आएंगे ना, तो क्वेश्चन अपन बाद में देखेंगे, तब तक देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, समझे यारो। तो देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है कि अपने को ना स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट बनानी है। ये तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अपने को पता है ईआईएस एसएम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पता है, पहला एमसीक्यूज का पोर्शन आता है, वो 15 मार्क्स का होता है। अब अपनी स्ट्रेटजी, अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन वो 15 मार्क्स एमसीक्यू को ध्यान में रख के होगी। अरे 15 मार्क्स एमसीक्यूज, तो मतलब एकदम अंदर डिटेल में जाके डिस्क्रिप्टिव पढ़ना, अंदर तक घुस के पढ़ना है, पता नहीं कौन सी लाइन से कौन सा एमसीक्यू किधर आईसीआई चिपका दे, अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट, पहला ही क्वेश्चन चिपक के आता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन 5 मार्क्स का 3-2 का, ये वाला। तो जब ये 3-2 का ये कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा, तो भाई इसके लिए तो अपने को माइक्रो लेवल प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी देखो ना 20 नंबर के क्वेश्चन तुम्हें ईआईएस में, और ठीक 20 नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे एसएम के अंदर। ईआईएस एसएम दोनों अगर तुम ढंग से देखो तो तुम्हारे 20 मार्क्स के ये 20 मार्क्स के ये 2 क्वेश्चन हो गए कंपल्सरी। 40 मार्क्स तो कंपल्सरी है, वो भी माइक्रो लेवल स्टडी करनी पड़ेगी। फाउंडेशन में क्या होता था, कोई कोई पेपर ऑब्जेक्टिव, कोई सब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव होता था वो पूरा होता था, ऑब्जेक्टिव होता था वो पूरा होता था। इधर ऐसा नहीं है, इधर ना एक ही पेपर को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बना दिया, तो अपने को 200% तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसका तरीका क्या है, उस 200 को अपने को ना बीट करना पड़ेगा दोस्त। और उसको बीट करने का क्या तरीका है पता है, उसको बीट करने का एक ही तरीका, थरो स्टडी 100%। अगला रूल देखते। अच्छा, उसके बाद अपने पास कैसे क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 3 लिखने हैं। उसमें देखो डिस्क्रिप्टिव और केस बेस्ड है, सिनेरियो की एंट्री है। अपनी लाइफ में केस एंड सिनेरियो, इंडस्ट्री के सिनेरियोज, केसेस, तो मतलब अपना जो पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का, वो शुरू से डे 1 से अपन इंडस्ट्री की बात, केस स्टडी, कॉर्पोरेट की बात, एग्जाम्पल, अरे लड्डू, समोसे, पेड़े, चाचा जी, अंकल जी, इनके ना ये जो ताऊ जी, ये तो तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी बॉयफ्रेंड, ये सब एग्जाम्पल ना चलते नहीं, क्योंकि वो लिख नहीं सकते आप, राइट। तो अपने को कॉर्पोरेट एग्जाम्पल के साथ जाना पड़ेगा एकदम, और बड़े मजेदार होते हैं। पता है, जब अपन कॉर्पोरेट डिस्कस करते तो अपना मतलब ऐसा होता दिन बन जाता है, मतलब आज चलो यार, आज फोड़ दिया आपने कि फ्यूचर ग्रुप को आज तोड़ा है, अच्छा कल अपन रिलायंस को उखाड़ेंगे, राइट। ऐसा ऐसा फील आता है एक, कि अपने को ना कॉर्पोरेट समझ में आ रहा है, इंडस्ट्री अपने को समझ में आ रही है। तो इफ यू हैव टू क्रैक, यू हैव टू गो बाय दिस, क्योंकि इंस्टीट्यूट बदल चुका है, बदले बदले से सरकार नजर आते, अपने को भी बदलना है। बड़ी सिंपल सी बात है। अगली स्ट्रेटजी अगर तुम मेरे से पूछोगे, मैं बोलूंगा केस बेस्ड स्टडी। बेटा प्रूव कर दिया ना, केस बेस्ड। देखो ना, मैंने बहुत सारे तुम लोगों के लिए ना केसेस बनाए, अगर ठीक ठीक हम यहाँ खोल पाए, देखो जो 3M कॉर्पोरेशन का केस बनाया, शानदार, ऐसे बहुत सारे केस। और ये देखो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब एक एक ऐसे ऐसे इंटीग्रेटेड केस मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। जैसे वॉलमार्ट का केस बनाया है, केस स्टडी, ऐसे ऐसे केस स्टडी बनाए, एक एक केस में ना 4-4, 5-5 चैप्टर कवर होते। तो ना अपन क्या करते हैं, अपन 50 सिनेरियो पढ़ते, उससे अच्छा क्या है 10 ऐसे सिनेरियो पढ़ो इंटीग्रेटेड, जिनको बोलते हैं। इंस्टीट्यूट भी कह रहा है कि भैया मैं जो सिनेरियो पूछूंगा ना, इंटीग्रेटेड केस स्टडी पूछूंगा, जिसमें तुमको एक जगह पता होगा, फिर तुम उसको सब जगह इंप्लीमेंट करोगे, सारे चैप्टर्स का मर्जर होगा उसके अंदर। तो मैंने ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करी है, और आपको भी पढ़नी है। एक केस पढ़ेंगे ना, उसमें 4-5 चैप्टर के क्वेश्चंस कवर होंगे, मजा ही आ जाएगा, एकदम बिंदास वाला। ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी है, ये काम आने वाली केस स्टडी, ये नया पैटर्न है आईसीआई का। यहां तुम डिफरेंट हो तुम्हारे पुराने अपने दोस्तों से, अपने सीनियर्स से। तुम्हारे सीनियर सीधा सीधा रट्टा मारा करते थे यार इस पेपर में, अब ये पेपर रट्टे का रहा नहीं। इनफैक्ट अब सीए इंटरमीडिएट के सारे पेपर इसी बेसिस पे डेवलप हो रहे हैं। तो आपको हर जगह इस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगला प्लान जो है हमारा 100% डिटेल स्टडी, 80-20, 80% एकदम डिस्क्रिप्टिव थरो स्टडी एंड 20% मेमोराइजेशन। देयर इज नो शॉर्टकट बेटा, मैंने साफ लिख दिया, शॉर्टकट की कोई गुंजाइश न को है। शॉर्टकट को भूल जाओ इस पेपर के अंदर, किसी भी सीए इंटर के पेपर के अंदर। प्रॉपर अभी तुम्हारे पास पूरा टाइम है, अभी टाइम लगा के पूरा कवर करो। अगला जो रूल है, रूल नंबर 6 मैं बोलूंगा, प्रिपेयर योर हैंड रिटन नोट्स। बहुत बढ़िया रूल है, प्रिपेयर योर हैंड रिटन नोट्स। मैं हमेशा कहता हूं क्लास में, पढ़ते हुए लिखने का और लिखते हुए पढ़ने का। क्या बोला मैंने? पढ़ते हुए लिखने का, लिखते हुए पढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी मेमोरी कहाँ होती है? दिमाग में होती है, इधर होती है, ब्रेन के अंदर सब कुछ है। एक ही इंस्ट्रूमेंट है दुनिया में मेमोरी का, नहीं थिंकिंग का। लेकिन क्या है,
प्रैक्टिस करने से ना करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, राइट। और उस पे भी क्या, कितने लोग तुम में से मानते हो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट? ज्यादातर लोग बोलोगे यस सर, ऐसा तो सुना है बचपन से, तो गलत सुना है। प्रैक्टिस डजंट मेक यू परफेक्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेस मेक यू परफेक्ट। तो बेटा याद रखना, बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी होगी आपको, और वो कैसे होगा, लिखते हुए पढ़ने का, पढ़ते हुए लिखने का। और क्योंकि हाथों को भी याद होता है, हाथ की भी मेमोरी होती है, जितना बढ़िया प्रैक्टिस, जितना अच्छा लिखते हो, नोट्स बनाते हो, चार्ट्स बनाते हो, साथ साथ क्लास में आप बातें करने की बजाय नोटिंग करते हो, ये सब चीजें काम आती हैं। और बाद में जब एक टाइम आ जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो 25% पढ़ने का और 75% रिवीजन, रिसाइटिंग एंड राइटिंग। रिवीजन, रिसाइटिंग एंड राइटिंग, जिसमें कॉल करना है, रिवाइज करना है, राइट करना है, इस पे टाइम आप 75% लगाओगे, 20% सिर्फ पढ़ने पे टाइम लगाओगे, दिस इज रीडिंग पे टाइम लगाओगे। दिस इज व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी। तो इसलिए नोट्स का तैयार होना, आपके हैंड रिटन नोट्स का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। रूल नंबर 7, टाइम टेबल वर्सेस टाइम मैनेजमेंट। टाइम टेबल दुनिया बनाती है, बट टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं करता। अपन ऐसा सा एक चार्ट बनाते हैं, और उस दिन क्या होता है, मूवी देखने चले जाते, शाम को इतनी गिल्ट होती है ना यार, माँ कसम मर जाने का दिल करता है। मेरे साथ भी होता है, ठीक है, अभी भी होता है। कमिट कर देता हूँ, आऊँगा यूट्यूब पे, ये रिवीजन कराऊंगा, वो रिवीजन कराऊंगा, घर में कोई लफड़ा हो गया, ठीक है, किधर को जाना हो गया, या कोई ऐसे ही मेरा ही दिल कर पड़ा यार आज चलते, ठीक है, और शाम को लौट के इतनी गिल्ट फीलिंग होती है ना। जो स्केड्यूल बनाने का, जो स्केड्यूल देने का, जो प्लान करने का, उस प्लान को फॉलो भी करने का, तो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको रिटन प्लान बनाना होगा। वर्बल ओरल प्लान दुनिया में कामयाब नहीं है। हर चीज को लिख के रखा करो भाई, मेमोरी शॉर्ट होती है इंसान की, राइट। तो हर चीज को, अच्छा इसमें मैक्रो लेवल प्लानिंग करो, मतलब पूरे महीने का बनाओ, पूरे साल का बनाओ, महीने का बनाओ। बोलो सर इतना पेपर वर्क करेंगे। हाँ, जो मॉर्निंग का फर्स्ट आवर होता है ना तुम्हारा, जब तुम सो के उठते हो, फोन नहीं देखने का, उस समय ये काम करने का। ये जब सोने जाते हो, ये दो ऐसे इतने इंपॉर्टेंट आवर्स होते हैं ना हमारी लाइफ में। सोने से पहले का 1 घंटा और जगने के बाद का 1 घंटा, इन्वेस्ट योर सेल्फ इन टू प्लानिंग। क्योंकि किसी ने कहा है, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। बेंजामिन फ्रैंकलिन की बहुत फेमस कहावत है, हम बचपन से सुनते आ रहे, 12th में, 10th में, 8th में, 9th में अपने स्कूल में बड़े बड़े स्टिकर्स पे, बोर्ड्स पे लगा होता था, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो बताओ तुम में से कौन फेल होने की प्लानिंग कर रहा है? आई होप नोबडी। तो बेटा क्या करना है, अपने को बहुत सिंपली प्लान बनाना है और प्लान को फॉलो करना है। और कैसे बनाना है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान, तो इसके लिए मैं लिखने और पढ़ने दोनों के लिए ना आपको एक चार्ट शेयर करूंगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, माइक्रो लेवल, अभी मैं शेयर कर रहा हूं, वो फॉलो करो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। मल्टीपल रिवीजन करो क्लास के बाद। मैं क्लास में 2 राउंड रिवीजन मैं खुद करवा देता हूं, फिर मैराथन रिवीजन कराता हूं। कम से कम 3 से 4 रिवीजन तुमको करना पड़ेगा अपने बेसिस पे। उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। लास्ट बैच के बच्चों को मैंने कुछ ऐसा बना के दिया था, राइट। 3-4 रिवीजन का प्लान बच्चों को मैंने बना के दिया था कि कैसे डेट वाइज तुमको क्या क्या टारगेट करना है, कैसे उसके अंदर रिवीजन करना है, प्रैक्टिस कितनी करनी है, किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, मटेरियल कहाँ है, मैं दूंगा ना सारा चीज। तुमको ये प्लान रिटन में बनाना है, ये तुमको शेयर कर रहा हूं मैं पीडीएफ, राइट। तुम इसको फॉलो करो। ऐसे ही एआईएस का बनाओ, एसएम का बनाओ। अच्छा, मार्क्स के हिसाब से बनाओ। देखो मार्क्स की अलॉटमेंट भी हमने की हुई है, ये देखो मार्क्स की अलॉटमेंट की हुई है, किस मार्क्स के लिए मैं कितना रिवीजन कर रहा हूं, क्लास के बाद की बात कर रहा हूं, रीडिंग कितनी करनी है, रिवीजन कितना करना है, राइटिंग कितनी करनी है। और फिर इसके हिसाब से फिर इसी तरह से एआईएस का तुम देख सकते हो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर, उसी तरह से एआईएस का अभी जो अटेम्प्ट किया उन बच्चों के लिए मैंने ये तैयार करके दिया था 70 डेज का प्लान, ठीक उसी तरह से। उसके बाद फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। जब तुम्हारा ये रिवीजन 2-3-4 राउंड रिवीजन हो गया, उसके बाद तुमने क्या करना है, 3-4 चिपक के एमटीपी निपटाने हैं। ये एमटीपी मैं दूंगा आपको, ठीक है, पिछले बैच के बच्चों को भी दिया था ये एमटीपी। रूल नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बिना प्रैक्टिस के इस पेपर में कुछ नहीं उखड़ता बेटा, और ना ही कुछ क्रैक होता है। अगर इस पेपर को फोड़ना है या सीए इंटर के किसी भी पेपर को फोड़ना है, तो तुमको मॉडल टेस्ट पेपर, चैप्टर वाइज टेस्ट, क्वेश्चन, प्रैक्टिस मैनुअल, ये सब करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस मैनुअल अलग से बुक बना के देता हूं, क्योंकि उसको पता है करना है, उसको देखना नहीं है, उसको सिर्फ रीडिंग नहीं करनी, उसके साथ अपने आप को दिमाग के साथ, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा के साथ आपको, आपकी हाथों को भी आपके क्वेश्चन याद होने चाहिए, ताकि एग्जाम में कोई धोखा ना हो, चिपक के अपन सारे आंसर देने वाले। तो एग्जाम से पहले 3-4 एमटीपी जरूर निपटाने का। और एक लास्ट चीज, उसके लिए भी मैं दूंगा तुम्हें
कि कैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करो, EIS को करो, फिर MTP 1 2 3, डेट वाइज बिल्कुल प्लानिंग करो, पूरे साल को डे बाय डे प्लान करो। हाँ, थोड़ी बहुत 10 15 20% चीजें वैसी नहीं होती जैसे अपन प्लान करते हैं, ये सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, ये सच है कि जैसा अपन प्लान करते हैं, ये बड़े बड़े ठोकते हैं दीवार के ऊपर किले बना के, नहीं, बड़े बड़े अपन प्लान शीट्स, प्लान्स वो है जो हम कभी फॉलो नहीं करते, नहीं, और चौड़े होके बोलते भी हैं, कानून तो बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, कोई बात नहीं, 10-20% तोड़ो यार, हाँ, लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हो, तुम्हारा टाइम है ऐसा, अपना अपन भी अभी भी लगाते हैं, अभी भी करते हैं ये सब काम, ठीक है, बट क्या है ना, इनको फॉलो करो। अगर तुमने इसमें से 70% 80% भी इस डिसिप्लिन को फॉलो किया ना, प्लान बनाने का यही फायदा होता है कि अगर हम कोई चीज प्लान करते हैं और फॉलो नहीं करते, अपने आप से गिल्ट होती है, अपने आप को ही लगता है यार मैंने किया नहीं, यार मैंने अपने आप को कमिट किया था, यार मेरे घर वालों को भी पता है और सबको पता है। कई बार क्या होता है, कुछ प्लान करो ना, आज मैं 12 घंटे फोड़ देने वाला, तो आज हम एकदम जलवे दिखाने वाला हूँ, पढ़ने वाला हूँ, घर वालों में सबको अनाउंसमेंट कर दो भोपू बन के, भाई मैं आज 12 घंटे पढ़ने वाला हूँ। तो पता है क्या होता है, जब तुम कमिटमेंट दिखाते हो पूरी कायनात तुमको पढ़ाने में लग जाती है। तो कई बार ओवर कमिट करना भी अपने आप को ना कमिट करना होता है, ओवर कमिट करो, कई बार ओवर कमिट करोगे, 70 80 60% भी मीट करोगे ना, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें लगेगा सेटिस्फैक्शन, नहीं यार अच्छा किया, राइट क्योंकि जब एक बार तुम कमिट हो जाते हो ना, सबको बता देते हो, तुम्हें खुद ही गिल्ट फील होती है, यार सबको बोल रखा है, बड़ी बड़ी छोड़ रखी है घर के अंदर, और भैया पढ़ाई तो करी नहीं मैंने, तो खुद को ही होना बाउंड करता है, वो चीज़ पुश करती है, अबे यार क्या मुंह दिखाया, क्या शक्ल दिखाएगा सबको, पढ़ ले भाई, ठीक है, ये भी एक एटीट्यूड है, इससे भी अपनी पढ़ाई होती है। तो ये जो प्रैक्टिकल चीजें ना, मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं भी पढ़ता हूं, मैं भी पढ़ चुका हूं, तो ये सब चीजें ना अपने आप से अपने आप को सिखाने की है। एंड एक लास्ट रूल बेटा, क्या एकदम एग्जाम से पहले ना, और जब सीरियस पढ़ाई कर रहे हो, ये सोशल मीडिया की ना ऐसी तैसी, मतलब इनको तो बोलो सर थैंक यू, नो सोशल मीडिया। हाँ, अपना ना वो बना लो कि मुझे टेलीग्राम पे जाना है, दिन में कोई आधा घंटा 1 घंटा, एक बार जाओ, सारा निपटा के बंद कर दो। मतलब ऐसा नहीं हो कि कैरी फॉरवर्ड हुए जा रहे हैं, मतलब उस पर लगे हुए हैं और CF BF DF सब चल रहा है उसी के ऊपर, नहीं CD BD DD सब चल रहा है उसी के ऊपर, आगे पीछे चले जा रहे हैं। मतलब अभी शुरू हुए थे 10 बजे, 3 बज गए, पता ही नहीं चला समय का, अबे यार 3 बज गए भाई, क्या कर दिया मैंने, डोंट डू दैट। तो सोशल मीडिया की एक लिमिट होती है, सोशल मीडिया को एक टाइम बाउंड मैनर में उसको निपटाओ। मैं ये नहीं कहता देखना जरूरी नहीं है, आपको अपडेटेड होने के लिए आपको दुनिया के रिदम के साथ चलना होता है। आप यूट्यूब देखो, आप इंस्टा पे जाओ, आप ट्विटर पे जाओ, आपको जो मतलब रोसोपो पे जाओ, अपना टिकटॉक वीडियो बनाओ, जो मर्जी बनाना है बनाओ, डू वॉट एवर यू वांट टू डू, बट इन लिमिट, बिकॉज यू आर प्राइमरीली अ स्टूडेंट एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू क्रैक द एग्जामिनेशन। सो गाइज, फोड़ते हैं इस बात, इस अटेम्प्ट के अंदर मेरे ये 10 रूल चिपक के याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर से एक बार क्विक रिकैप कराता हूं, मेरे ये 10 रूल क्या हैं, पीछे से चलते हैं। बेटा पहली बात की ये कि भाई आपको सोशल मीडिया से दूरी बना के रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 3-4 MTP एग्जाम से पहले करने हैं। मैं एकदम पीछे से चल रहा हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से अपना रूटीन फॉलो करना है, आपको अपना चार्ट बनाना है, आपको प्लान करना है, आपको मल्टीपल रिवीजन करनी है क्लास और क्लास के बाद। ये बात आपको भूलनी नहीं है। लिखते हुए पढ़ने का, पढ़ते हुए लिखने का, प्लान बहुत अच्छा, टाइम टेबल करने का, और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टाइम टेबल बनाना इज नॉट दैट क्रूशियल, टाइम टेबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम को कैसे मैनेज करना। क्या मैंने वो जो सोचा था वो किया? अच्छा सर, अपने नोट्स जरूर तैयार कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कहते हैं मैं तुम्हें हैंड रिटन नोट्स दूंगा, राइट? बुक्स आती हैं मार्केट में हैंड रिटन नोट्स, वो हैंड रिटन नहीं होते, मैं बोल रहा हूं वो नहीं होते, वो कैलिग्राफिक फॉन्ट्स होते हैं, उसमें वो किताब जैसे प्रिंटिंग होती है ना वैसी ही होती है, बस उसमें फॉन्ट हैंड रिटन जैसा लगता है। और वो क्या बेवकूफ बनाते हैं लोग ना, ऐसे धोखे में नहीं पढ़ने का। देयर इज नथिंग लाइक हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स इज समथिंग दैट यू क्रिएट, राइट, इन द क्लास, आफ्टर द क्लास, केस स्टडी के, एग्जाम्पल के, अपने तरीके से। तुम 100% पढ़ते हो ना, उसका 10% नोटिंग जरूर करके तैयार करो। उसका 10% वाला जो होता है ना, वो 10 पेज का 1 पेज में, वो बड़े काम की चीज होती है। तुमने 10+2 तक एक्सपीरियंस किया होगा, फाउंडेशन तक एक्सपीरियंस किया होगा, आगे भी तुम्हें मजा देगा। और सर डिटेल्ड स्टडी, केस बेसिस पे स्टडी करनी है। और सर आपको एग्जाम पैटर्न को देख के आगे तैयारी करनी है, और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है। और उसको चैप्टर्स में नहीं बल्कि उसको पार्ट्स में ब्रेक करो, कॉन्सेप्ट के हिसाब से वेटेज दो, क्योंकि इंस्टीट्यूट कॉन्सेप्ट को फोकस करके क्वेश्चन सेट करता है,
चैप्टर्स को नहीं, ये एक अच्छा आपको पुराना एक्सपीरियंस टीचर आपको ये बात बताने वाला है, जो आपको 80, 85, 87, मैंने 87 तक स्कोर कराया है, तो मैं इस बात को समझता हूँ, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। और सर स्टडी मटेरियल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी। अगर आपको कोई और नई स्ट्रेटजी समझ में आती हो तो कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर 9958300572 पे मुझे ज़रूर आप मैसेज करेंगे, मैं आपका इंतजार करूंगा। आप देख रहे थे AISSM विद ओम। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।